हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी इन बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाउनफॉल ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि भाई क्या रीजन थे गोल्ड स्टैंडर्ड के डाउनफॉल होने के। भाई गोल्ड स्टैंडर्ड जो आता था वो मोनोमेटलिज्म की कैटेगरी में आता था। जब गोल्ड स्टैंडर्ड डाउनफॉल हो गया, पूरे यूरोपियन कंट्रीज से ये बाहर निकल गया, जितने भी डेवलप्ड नेशंस थे उन्होंने एक हिसाब से इसे छोड़ दिया, खत्म कर दिया। तब जाकर के जन्म हुआ बाय मेटलिज्म का। मोनोमेटलिज्म में एक ही मेटल से बनी हुई करेंसी पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रही है, पूरी इकोनॉमी में, पूरे मतलब एक हिसाब से समझिए दुनिया में सर्कुलेट हो रही है। लेकिन बाय मेटलिज्म में क्या हुआ था कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी आ गया था सर्कुलेशन में, जहां दो डिफरेंट मेटल से बनी डिफरेंट करेंसीज, जिसमें एक सुपीरियर मेटल है और एक अंडर वैल्यूड मेटल है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से इंफीरियर मेटल है कंपेरेटिवली, दोनों साथ ही साथ प्रिवेल करेंगे पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो जब गोल्ड स्टैंडर्ड का डाउनफॉल हुआ तब वहां से बायमेटलिज्म की शुरुआत ही हुई, जिसे हम अगले वीडियो लेक्चर में शुरुआत करेंगे और पूरा डिटेल में कवर करेंगे। आइए जानते हैं और डिटेल में समझते हैं कि भाई क्या रीजन थे गोल्ड स्टैंडर्ड के डाउनफॉल के। जो सबसे पहला रीजन था, जो सबसे मेजर कॉज था, वो था वायोलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। भाई किसी भी स्टैंडर्ड को प्रिवेल कराने के लिए, पूरी दुनिया में चलाने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ रूल्स है, अगर इसे आप वायलेट करोगे, इसे अगर आप रूल को तोड़ोगे, तो जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया में प्रिवेल नहीं कर पाएगा, वो सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बोला सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे मेजर रीजन था या मेजर कॉज था, वो था वायोलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। द वायोलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड बाय द कंट्रीज कंसर्न्ड was indeed a major cause of the downfall of the system। ठीक है, तो जो भी देश इसे चला रहे थे उन्होंने इसी के सेट ऑफ रूल्स को तोड़ दिया, जिस वजह से एक मेजर कंसर्न था, एक मेजर कॉज था, जिस वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड का डाउनफॉल शुरू हुआ। The non-observation of these rules undermined automatic working of the gold standard. For example, United States of America did not expand its currency and credit conformity with the inflow of gold। इन्होंने बोला कि जैसे एक नियम ये था गोल्ड स्टैंडर्ड में कि जब आप अपना करेंसी, जैसे गोल्ड का इनफ्लो बढ़ेगा देश के अंदर, जब गोल्ड की संख्या बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी, ज्यादा गोल्ड आप इंपोर्ट करोगे, तो उसी हिसाब से आपको अपने देश में करेंसी को भी एक्सपैंड करना है, मतलब बढ़ाना है, और क्रेडिट को भी बढ़ाना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गोल्ड को तो बढ़ा लिया इंपोर्ट करा करके, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट करेंसी और क्रेडिट को बढ़ाया नहीं। दिस वाज ब्लैटेंट, ये खुला और स्पष्ट एक वायोलेशन था गोल्ड स्टैंडर्ड के रूल्स का। तो ये, और ये सबने सामने देखा, और ये एक मेजर रीजन था। ठीक है, दूसरा है अबैंडनमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। भाई गोल्ड स्टैंडर्ड में एक रूल ये था कि आप पूरे दुनिया में आप क्या करोगे, फ्री ट्रेड करोगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टोटली फ्री था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ था। अबैंडनमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को परमानेंट बेसिस पे छोड़ देना। ठीक है, तो आपने क्या किया कि ये जो नियम बनाया गया था गोल्ड स्टैंडर्ड का, जहां पे आप पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड कर सकते थे, आपने इस नियम को तोड़ दिया। आपने बोला कि नहीं, अब फ्री ट्रेड नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए। तो ये दूसरे रूल को आपने ब्रेक किया। इन्होंने बोला द अबैंडनमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड बाय सेवरल यूरोपियन कंट्रीज after the First World War was directly distributed to Britain, France, and United States of America, imposed a variety of restrictions on the import, with the result that the debtor countries had no chance to pay their debts इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन्होंने क्या मांग की, देखिए इन्होंने सबसे पहले ये बोल दिया कि अच्छा, ये तीन बड़े बड़े नेशंस थे, जो ब्रिटेन था, फ्रांस था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। इन्होंने, ये यूरोपियन कंट्रीज थे जिन्होंने पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ये इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया था। और जितने भी डेटर कंट्रीज थे जिन्होंने उधार ले रखा था सामान या पैसा, उन्हें ये बोला गया था कि आप गुड्स या सर्विसेज में पेमेंट नहीं करेंगे, आपको गोल्ड में ही पेमेंट करना है। इन्होंने फोर्सफुली, देखिए ये तीनों बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं, पावरफुल नेशंस हैं, सुपर पावर हैं, तीनों के पास मिलिट्री अच्छी है, किसी पे भी दबाव बना सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, अभी भी हैं। ठीक, तो इन्होंने छोटे छोटे देशों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आपने जो भी हमसे लिया है वो गुड्स या सर्विसेज में आप वापस नहीं करेंगे, आपको गोल्ड में ही वापस करना पड़ेगा। ठीक है, they were rather forced to pay their debts in gold,
their gold stocks were seriously depleted and they were forced to go off the gold standard. जिससे क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे देश थे जिन्हें मजबूरी में गोल्ड में पेमेंट करना पड़ा और इनका गोल्ड का जो एक हिसाब से स्टॉक था वो डिप्लीट होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। ठीक है, अभी आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये छोटे देश थे, ठीक है, इनसे कमजोर देश थे। हाँ, इनके पास पैसा था, एक टाइम था इंडिया के पास भी बहुत गोल्ड हुआ करता था, आपने देखा होगा पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो कपड़े से ज्यादा गोल्ड ही पहन करके घूमा करते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है कि 40 करोड़ लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिलता, तो गोल्ड होने का मतलब, और इंडिया एक गरीब देश नहीं है, अमीरों के पास बहुत पैसा है लेकिन गरीबी भी बहुत है। तो जो गोल्ड था वो अमीर लोगों के पास ज्यादा था कंपेरेटिवली गरीब लोग, तो जो था वो भी चला गया। ठीक है, आगे बढ़। अगला अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड स्टॉक। अब अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड स्टॉक में इन्होंने बोला कि रिजल्ट क्या हुआ इस रूल को वायलेट करने का, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था गोल्ड स्टॉक का अमंग द वेरियस कंट्रीज बिकेम अनबैलेंस्ड। जो अमीर देश है उसके पास ज्यादा पहुंच गया, जो गरीब देश है उसके पास कंपेरेटिवली कम हो गया या उनका और डिप्लीट होके खत्म हो गया। ठीक है, कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केम टू एक्यूमुलेट टू मच ऑफ गोल्ड। ठीक है, इन्होंने अमेरिका और फ्रांस ने क्या किया, ढेर सारा गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाकी ईस्टर्न यूरोप की ये जो कंट्रीज थे और जैसे जर्मनी था वर कन्फ्रंटेड विद अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ गोल्ड। एक समय था इनके पास भी गोल्ड था लेकिन इनके पास सीरियस शॉर्टेज हो गया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े बड़े देशों ने, क्योंकि जर्मनी हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो बाकी जो देश जीते थे उन्होंने जर्मनी के ऊपर प्रेशराइज करना शुरू किया कि आपको जो भी पेमेंट करना है वो आप गोल्ड में ही करेंगे। द फॉर्मर कंट्रीज डिड नॉट अलाउ देयर इंक्रीज्ड गोल्ड स्टॉक टू exert their influence on their respective price level, while the latter countries imposed a variety of restrictions on gold imports to protect their reserves from further depletion। तो भाई फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इनके पास गोल्ड रिजर्व पहले से था और उसको भी वो बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन जो देश हार गया था ईस्टर्न यूरोप में, जैसे जर्मनी हार गया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया ताकि गोल्ड फर्दर डिप्लीट ना करे, हमारे पास जो गोल्ड है वो अब बाहर ना जाए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, डिस्पाइट दीज restrictions their gold stock continued to decline, ultimately they were forced to give up the gold standard। भाई गोल्ड रहेगा ही नहीं तो गोल्ड स्टैंडर्ड चलाएंगे कैसे आप। ठीक है, तो मजबूरी में इनको फाइनली क्या करना पड़ा, अपना गोल्ड स्टैंडर्ड अबैंडन करना पड़ा। अगला है पेमेंट ऑफ वॉर रिपेरेशंस। ठीक है, कहने का मतलब जो वॉर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके जो रिपेयर का जो खर्चा था वो भी गोल्ड में मांगा गया था। इन्होंने बोला आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विक्टर नेशंस, जिन जो जीतने वाले नेशंस थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने फोर्स किया डिफीटेड जर्मनी को, जर्मनी क्योंकि हार गया था, ठीक है, टू पे वॉर रेपरेशंस इन गोल्ड। तो जो नुकसान हुआ है वो भरपाई करेंगे गोल्ड में, नॉट इन गुड्स एंड सर्विसेज। जर्मनी वॉज ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ गोल्ड और जर्मनी के पास पहले ही गोल्ड कम था, सो इट डिसाइडेड टू अबैंडन द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो उसने फिर से, मतलब फिर मजबूरी में, फिर एक और ये भी रीजन था जिस वजह से उसने गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन कर दिया। अगला है राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। भाई अगर आप दूसरे का बुरा करोगे आपके साथ कहां से अच्छा होगा, तो भाई यूरोप में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों जानते हैं, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्वेप्ट यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जितने भी देश थे दे ट्राई टू बी सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज पॉसिबल। यूरोप के जितने भी देश थे वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इन अ फिट ऑफ सडन protectionism, the countries of Europe imposed exasperating restrictions on each other's good। तो ये यूरोप के देश थे, इन्होंने एक्सेपरेटिंग रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया गुड्स को परचेज करने में, इंपोर्ट कराने में, क्योंकि जब आप कोई चीज इंपोर्ट कराओगे तो बदले में आपको गोल्ड में पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने इंपोर्ट ही बंद करा दिया या कम करा दिया। इन्होंने बोला दिस spirit of economic nationalism was contrary to the gold standard which prohibited the imposition of any kind of restriction on the imports and exports। तो ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड का जो एक सेट ऑफ रूल्स था उसे ब्रेक किया गया, क्योंकि आप कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन आप मना नहीं कर सकते इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। ठीक है, बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड ही हुआ करता था और बाकी सारी चीजें होती थी, ठीक है, जो इन्होंने पूरा का पूरा बंद कर दिया। अगला था भाई ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये जो इतना आपने देखा, इसका एक नतीजा ये भी निकला था कि वर्ल्ड डिप्रेशन 1929, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डिप्रेशन आया था 1929 में। और ये एक्चुअली क्यों हुआ था,
रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और भी बहुत सारे इकोनॉमिक रीजंस थे, जिसमें से एक रीजन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था। जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, डिलीवर्ड द ग्रेटेस्ट ब्लो एट द गोल्ड स्टैंडर्ड। भाई ये जो 1929 में ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, इसने गोल्ड स्टैंडर्ड को उड़ा दिया, ब्लो कर दिया, एकदम खत्म, फिनिश। ठीक है, समझ रहे हैं ना। सेवरल बैंक्स इन यूरोपियन कंट्रीज फेल्ड। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे बैंक फेल हो गए और लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उठ गया। सरकार ने बोला था कि हम आपकी करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करा देंगे, लेकिन सरकार के पास इतना गोल्ड का रिजर्व था ही नहीं कि वो लोगों की जो टोकन मनी है या पेपर करेंसी है उसे गोल्ड में वो कन्वर्ट कराएं। इन्होंने बोला सेवरल बैंक्स इन यूरोपियन कंट्रीज फेल्ड, गिविंग अ रूड शॉक टू पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग। ठीक है, लोगों का बैंकिंग में से सिस्टम में से एक भरोसा उड़ गया। पीपल ऑफ दीज कंट्रीज डिमांडेड गोल्ड इन एक्सचेंज फॉर देयर पेपर करेंसी, लेकिन जो गवर्नमेंट थी ऑफ दीज कंट्रीज एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू मीट देयर पब्लिक डिमांड फॉर गोल्ड इन द व्यू ऑफ देयर डिप्लीटेड स्टॉक्स। वन बाय वन दीज कंट्रीज वेंट आउट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो एक एक करके ये सारे के सारे देश गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर निकल गए। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इन इलास्टिसिटी इन इंटरनल प्राइसेस इन द पोस्ट वॉर पीरियड। पोस्ट वॉर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के समय में जो इंटरनल प्राइसेस थे वहां इन इलास्टिसिटी थी। ठीक है, ये इन इलास्टिसिटी इंटरनल प्राइसेस में नहीं होनी चाहिए थी, ये रूल का अपोजिट था। रूल में था इलास्टिसिटी की जरूरत है, लेकिन यहाँ इन इलास्टिसिटी हो गई थी। इन्होंने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंटरनल प्राइस लेवल इज एन एसेंशियल प्री रिक्वेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड के सक्सेस के लिए इंटरनल प्राइस लेवल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक एसेंशियल प्री रिक्विजिट कंडीशन है। ठीक है, जो कि नहीं थी। विद द फॉल इन द गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंट्री, it becomes essential to contract the currency in circulation in the same proportion to bring the prices down। तो इन्होंने बोला कि गोल्ड रिजर्व्स जब देश में कम हो गए, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी हो गया कि जो करेंसी है, जो सर्कुलेशन की जो करेंसी है, उसे क्या किया जाए, उसे प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाए। ठीक है, ताकि प्राइसेस कम हो जाएं। टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, लेकिन जो उस टाइम के जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेड यूनियंस थे, उन्होंने ये करने से मना कर दिया था कि क्योंकि भैया एक तो आपका देश बर्बाद हो गया वॉर की वजह से, दूसरा आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो गया, हमें बहुत नुकसान हुआ आपके वर्ल्ड वॉर की वजह से। अब हम कोई सामान बना करके बेच रहे हैं, अब आप कह रहे हो कि आप कम करके बेचो, तो वो पॉसिबल नहीं था। बट द रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट became rather difficult in the view of the stiff opposition of trade unions in the post-war period। ठीक है, thus internal prices could not be reduced because the contraction of currency in circulation। सरकार ने तो अपने लेवल पे करेंसी का सर्कुलेशन कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, कम कर दिया था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन सरकार अपने लेवल पे कर रही थी, लेकिन लोगों ने कीमतें कम ही नहीं की थी। ठीक है, दिस इन इलास्टिसिटी इन द इंटरनल प्राइस लेवल प्रूव्ड फैटल फॉर द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये भारी नुकसान लेकर के आया था, जिस वजह से बर्बाद हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया की यूरोपियन कंट्रीज थी, मतलब बेसिकली यूरोप में ज्यादा ये चीज प्रिवेल कर रहा था, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पे क्या था, एक एसेंशियल कंडीशन था सक्सेस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक एसेंशियल कंडीशन ये थी गोल्ड स्टैंडर्ड की कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन होना बहुत जरूरी है वर्ल्ड के बीच में। लेकिन पोस्ट वॉर पीरियड में क्या हुआ था, देयर वाज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन अमंग द गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज। जितने भी गोल्ड स्टैंडर्ड वाली कंट्रीज थी ना, उनके बीच में कोऑपरेशन खत्म हो गया था। हर एक देश सेल्फिश इंटरेस्ट को, मतलब उनका मोटिवेशन था कि हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें, किसी को कोऑपरेट ना करें। नो कंट्री वॉज विलिंग टू सैक्रिफाइस इट्स ओन वेलफेयर इन द बिड टू हेल्प अदर कंट्रीज। तो अपना वेलफेयर छोड़ करके दूसरे देश का मदद करने के लिए कोई देश तैयार नहीं था। नन टुक एनी स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। द फॉल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड हैड दस बिकम इनएविटेबल। तो यही कुछ रीजन था जिस वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड को हम रोक नहीं सकते थे, उसके डाउनफॉल को, क्योंकि कोई देश एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा था, सब अपने बारे में सोच रहे थे, गोल्ड इकट्ठा कर रहे थे, गोल्ड स्टैंडर्ड के बने हुए सेट रूल्स को तोड़े जा रहे थे। ठीक है, जिस वजह से ये गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म ही होना था। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड
खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। हम टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है, आपके अच्छे कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है। प्लीज इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिले तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।